हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल एनसीईआरटी क्लास 7 की थर्ड चैप्टर हमारी बदलती पृथ्वी के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम पृथ्वी की स्थलमंडलीय प्लेटें और उनकी गति के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कैसे इन प्लेटों की गति भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं को जन्म देती है। साथ ही साथ इस पृथ्वी में घटित होने वाली विभिन्न प्राकृतिक कार्यों के बारे में भी विस्तार से जानेंगे, जैसे नदी के कार्य, समुद्री तरंग के कार्य, हिमनद के कार्य तथा पवन के कार्य। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है स्थलमंडलीय प्लेट। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। यह हलचल भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण जैसी भूवैज्ञानिक घटनाओं को जन्म देती है। पृथ्वी की भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने और भूकंप तथा ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी करने के लिए स्थलमंडलीय प्लेटों और उनके गतिविधियों को समझना महत्वपूर्ण है। हमारा अगला टॉपिक है ज्वालामुखी। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर एक प्राकृतिक विशेषता है, जो तब बनता है जब पृथ्वी की भूपर्पट्टी में एक खुलापन या छिद्र होता है, जिसके माध्यम से पिघली हुई मैग्मा, राख और गैसें पृथ्वी के भीतर से बाहर निकलती है। ज्वालामुखी सक्रिय, सुप्त या विलुप्त हो सकते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी वर्तमान में फूट रहे हैं या हाल ही में फूटे हैं। सुप्त ज्वालामुखी फूट नहीं रहे हैं, लेकिन भविष्य में फूट सकते हैं। और विलुप्त ज्वालामुखी के फिर से फूटने की संभावना नहीं होती है। ज्वालामुखी विस्फोट विनाशकारी और रचनात्मक दोनों हो सकते हैं, जबकि वे आसपास के क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे पृथ्वी की सतह को आकार देने, नई भूमि जोड़ने और विभिन्न खनिजों और भूवैज्ञानिक विशेषताओं के निर्माण में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है भूकंप। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, जो तब घटित होती है जब पृथ्वी की भूपर्पट्टी में अचानक ऊर्जा निकलती है, जिससे जमीन हिलने लगती है। ऊर्जा की यह निकासी आमतौर पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थलमंडलीय प्लेटों की गति का परिणाम है। जब ये प्लेटें खिसकती है तो वे भूकंपीय तरंगे पैदा करती है, जो पृथ्वी के माध्यम से फैलती है, जिससे हमें भूकंप के रूप में झटके और कंपन महसूस होते हैं। भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भूसतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, एवं अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। भूकंप आकार और तीव्रता में भिन्न हो सकते हैं। बड़े भूकंप अक्सर अधिक महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाते हैं और लोगों तथा बुनियादी ढांचे के लिए बड़ा खतरा पैदा करते हैं।
हमारा अगला टॉपिक है नदी के कार्य। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। हमारा अगला टॉपिक है समुद्री तरंग के कार्य। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थल कृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। हमारा अगला टॉपिक है हिमनद के कार्य। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलसामी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है और गोलसामी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है पवन के कार्य। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छतरक के आकार के सैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छतरक सैल कहते हैं। पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है।
इनको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।